हेलो बच्चों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 का पहला पाठ प्राकृतिक संख्याएं। तो आज हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ाई करेंगे, कुछ तैयारी करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखिए, पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, संख्या और संख्यांक में क्या अंतर होता है, आरोही तथा अवरोही क्रम के बारे में, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्याओं के बारे में, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पहला प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो हम जैसा कि हमने आपको अपने पहले वीडियो में भी संख्याओं का ज्ञान में इन संख्याओं के बारे में बताया था। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं को गिनती में प्रयोग किया जाता है, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 से लेके अब संख्याएं ख़त्म तो होती नहीं है कभी, तो अनंत तक, यानी जो कभी ख़त्म ना हो। यहाँ पर देखिए, हमने शून्य का प्रयोग नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, यहाँ संख्या और संख्यांक, ये दो शब्द आते हैं मिलते जुलते। इन दोनों में क्या अंतर होता है? संख्या, देखिए, इसे शब्दों में दर्शाया जाता है या इसे शब्दों में व्यक्त करते हैं। जैसे आपके आसपास कितनी पेड़ हैं, आपके आसपास कितने पेड़ हैं, तो मान लीजिए आपने पेड़ गिना कि हमारे आसपास 5 पेड़ हैं। तो 5 को जब हम शब्दों में लिखेंगे तो वो क्या हो गई? एक संख्या हो गई। और संख्यांक क्या होता है? उस संख्या को जब हम अंकों में यूज़ करते हैं, यानी संख्या के लिए जो प्रयुक्त अंक होता है उसे हम संख्यांक या अंक कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हमने कुछ गोलियाँ बनाई हुई हैं। गिनिए इसको, 3 4 5 6 8। तो संख्या क्या हो गई हमारी? 8। और इसके लिए अंक क्या यूज़ हुआ? 8। तो इस तरह से संख्या और संख्यांक को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग दर्शा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने कुछ बर्फ़ी के पीसेस लिए हुए हैं। बर्फ़ी जानते हैं ना, बर्फ़ी खाया होगा आपने। तो देखिए, गिनती करिए इसकी, कितनी बर्फ़ियाँ हैं? 10। और संख्या क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? 1 और 0। इसी तरह से तीसरे में देखिए, कुछ वृक्ष बने हुए हैं। तो कुल कितने वृक्ष हैं? 15। और संख्या क्या हो गई? 1 और 5। तो कितने के जवाब में जो उत्तर आता है वो हमारी संख्या होती है, और उस संख्या के लिए जो अंक प्रयोग करते हैं वो संख्यांक होता है। देखिए, 1 से 9 तक की संख्याओं को हम विभिन्न प्रकार के संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हिंदी में हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 के बाद फिर 2 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती हैं जिसमें शून्य का समावेश होता है। तो चूंकि शून्य पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं में है नहीं, तो आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अंग्रेजी में 1 से 9 तक की संख्याओं को कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, रोमन भाषा में भी 1 से 9 तक की संख्याओं को 1 से 9 तक की संख्याओं को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमने एक संख्या ली है 28। अब इस 28 में कौन कौन से अंकों का प्रयोग किया गया? कि 2 और 8, 2 और 8 का प्रयोग करके 28 को बनाया गया। इसी तरह से दूसरी संख्या हमारी है 135। अब इस 135 में कौन कौन से अंकों का प्रयोग किया गया? 1 3 और 5। तीसरा उदाहरण देखिए, 8409, 8409। इसमें किन किन अंकों का प्रयोग किया गया है? 8 4 0 और 9 का प्रयोग किया गया है। अगर आपको अंक दिए जाएं और उन अंकों से आपको संख्याएं बनानी हो तो आप कैसे बना सकते हैं? अंकों से संख्याएं बनाना, इसको सीखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। आपको 3 अंक दिए गए हैं, 2 3 और 5। इन 2 3 और 5 को
उलट पुलट करके आप कितनी तरह की संख्याएं बना सकते हैं, कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो देखिए पहले हमने इसी सीक्वेंस में लगाया 2 3 5, फिर दूसरे अंक से लिया 3 5 2, फिर तीसरे अंक से लिया 5 3 2, फिर 5 2 3 उल्टा कर दिया, फिर 5 3 2। इस तरह से हम अंकों को उलटफेर करके विभिन्न प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए 7 6 8, 3 अंक हमारे पास है 7 6 8। इन 7 6 8 का प्रयोग करके हमने इतनी तरह की संख्याओं को बनाया। तो उसी तरह से आप भी 4 अंक ले लीजिए और उन 3-4 अंकों से विभिन्न प्रकार की संख्याएं बनाइए और उनको शब्दों में लिखिए। तो इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और संख्यांक और शब्दों में अंतर भी पता चलने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इधर देखिए एक और एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है यहाँ पे, उदाहरण 308। 308 3 अंक हैं, एक 3 है, 0 है और 8 है। इन 308 से हमने संख्याएं बनाई हुई हैं। देखिए 308 380 083 और 038। तो देखिए इन दोनों संख्याओं की शुरुआत हमने किससे किया है? शून्य से किया है। तो जब हम किसी अंक की शुरुआत शून्य से करते हैं तो उसमें शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए ये दोनों संख्याएं 3 अंकों की संख्याएं न कहला के 2 अंकों की संख्याएं कहलाएंगी। तो दोनों संख्याएं सिर्फ 2 अंकों की संख्या मानी जाएगी, इसलिए ये दोनों संख्याएं गलत होगी। तो शून्य को कभी भी शुरू में हम या स्टार्टिंग में शब्द के संख्या के प्रारंभ में नहीं दर्शा सकते हैं। 803 830 ये सब 3 अंकों की संख्याएं हैं, लेकिन 083 और 038 ये 3 अंकों की संख्याएं नहीं कहलाएंगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखिए। किसी संख्या के प्रारंभ में 0 होने पर उसका कोई मान नहीं होता। ध्यान रखेंगे इस चीज को, किसी संख्या के प्रारंभ में 0 होने पर उसका कोई मान नहीं होता है। उदाहरण देखिए 083 038 जो ऊपर अभी हमने आपको बताया, वास्तव में ये दोनों 2 अंकों की ही संख्याएं मानी जाएंगी। और 2 अंक कौन कौन से हैं? पहले में 83 83 और दूसरे में 38 38। ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम के बारे में समझते क्या होता है। आरोही का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना। यानी आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? अंकों को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना, अंकों को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना। और जब हम इस क्रम में अंकों को लिखते हैं, जब हम इस क्रम में अंकों को लिखते हैं तो इस क्रम में उन अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या हमको प्राप्त होती है। यानी जो अंक हमको दिए गए हैं उन अंकों को जब हम छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं तो उन अंकों से बनी हुई हमको सबसे छोटी संख्या भी प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उदाहरण देखिए 5381, यानी 4 अंक हमारे पास है, 5 3 8 और 1। तो इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या है? चढ़ते हुए क्रम में, नीचे से ऊपर की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ। तो 1358 है। ठीक है, अब एक रूल यहाँ समझ लेते हैं। शून्य की दशा में उसका प्रयोग बाएं से दूसरे स्थान पे किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी संख्या में शून्य आता है तो शून्य को कभी भी प्रारंभ में नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है। जैसे एक उदाहरण देखिए 20583, यानी 20583 का आरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए इसको 2 तरह से हम लिख सकते हैं। सबसे छोटी संख्या, जैसे आपने 0 लिख दिया पहले, तो 02358 ये क्या है? नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम 0 प्रारंभ में लिख देते हैं तो उसका कोई मान नहीं होता है। तो इससे सबसे छोटी संख्या और आरोही क्रम क्या बनेगा? 20358। ठीक है, यानी पहली सबसे छोटी अंक के बाद शून्य का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अवरोही क्रम अवरोही आरोही का जस्ट उल्टा। यानी आरोही में हम छोटे से बड़े की तरफ चलते थे, कम से ज़्यादा की तरफ चलते थे। अब इसमें उल्टा आएंगे, यानी बड़े अंक को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्रमशः छोटे अंकों को लिखेंगे। अंकों को बड़े से छोटे के क्रम में लिखना क्या कहलाता है? अवरोही क्रम। और इस क्रम में उन अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको प्राप्त होती है। उदाहरण देखिए 3725 का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है?
सबसे बड़ी संख्या 7 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई। तो यहाँ देखिए हमने 3, 7, 2, 5 जो लिखा है ये अंक हैं, तो इनको कॉमा लगा के अलग अलग किया हुआ है। लेकिन जब हम संख्या लिखेंगे तो चारों को एक साथ लिखेंगे, कामा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हो गया 7532। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए 25906। अब इसका अवरोही क्रम लिखना है। तो अवरोही क्रम में देखिए हमने शून्य को सबसे बाद में लिखा है। तो इस केस में क्या, जब शून्य का प्रयोग बाद में करेंगे तो उसका मान होता है, वो संख्या के मान को बढ़ाता है, इसलिए शून्य का बाद में तो प्रयोग कर सकते हैं लेकिन प्रारंभ में प्रयोग नहीं करते हैं। ये हो गया, हमारी संख्या क्या बनी, 96520। क्लियर। अब उदाहरण देखिए, निम्न अंकों को आरोही अवरोही क्रम में लिखना। पहला उदाहरण क्या है हमारा, 3275। तो 3275 का आरोही क्रम क्या हो गया, 2357 यानी 2357। इसी तरह से अवरोही क्रम क्या हो गया, 7532। दूसरा उदाहरण देखिए 75036। तो आरोही क्रम क्या हुआ, 30567 और अवरोही क्रम क्या हुआ, 76530। तीसरा एग्जाम्पल देखिए 5739। आरोही क्रम लिखिए छोटे से बड़े की तरफ, तो 3579 और अवरोही क्रम 9753। तो क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आरोही अवरोही समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या। देखिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछता है अपने बेसिक शिक्षा में कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई, 1, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, 0 का कोई मान नहीं है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9। अब 2 अंक की जब हमको संख्या लिखना होता है तो देखिए 9 के बाद जब हम बढ़ते हैं आगे तो हमारा 10 आता है, यानी 9 में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 10 आ जाता है और 10 ही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 10। इसी तरह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99। 9 पे 9। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसी तरह से आप 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का उस स्थान पर जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। क्लियर। किसी संख्या में प्रत्येक अंक का उस स्थान पर जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण 35792। ये एक संख्या है जिसमें बाएं से दाईं तरफ चलते हैं हम। तो सबसे पहले बायां अंक कौन सा है, 2। 2 को हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक। 2 को क्या कहते हैं, इकाई। तो 2 हमारा इकाई हो गया। 9 दहाई हो गया। दहाई का मतलब टेंस के फॉर्म में 2 अंकों की संख्या बनेगी वो। सैकड़ा यानी 100। हजार यानी 4 अंकों की संख्या। 3, तो 1000 के बाद क्या आता है, 10,000। 1000 के बाद क्या आता है, 10,000। तो सबसे पहली संख्या को हम क्या कहते हैं, इकाई अंक, फिर दहाई अंक, फिर सैकड़ा अंक, फिर 1000 और उसके बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इकाई अंक की इस संख्या में 2 का उस स्थान पर मान क्या है, 2 इंटू पहले अंक पे है ना, तो 2 इंटू 1 बराबर कितना हुआ, 2। अब देखिए 9 किस अंक पे है, दहाई के स्थान पे है, यानी 10 के स्थान पर, टेंस। तो 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 की वैल्यू इस स्थान पर क्या हो जाएगी, 90, यानी 9 के बाद हमको एक 0 प्लेस करना होगा। इसी तरह से 7 देखिए, 7 किस स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर। सैकड़े का मतलब क्या है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करना, यानी इसके बाद 2 0 लगाएंगे तभी तो ये तीसरे स्थान पे आएगा। तो 7 इंटू 100 कितना हो गया, 700। तो 7 की इस स्थान पर मान क्या हुआ, 700। इसी तरह से 5 देखिए, 5 का इस स्थान पर मान निकालना है तो 5 के बाद 5 चौथे स्थान पर आना चाहिए। तो इसके बाद हमको 3 अंक और देने होंगे, तो 3 0 हम बढ़ाएंगे। 3 0 बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5000, यानी 5 को 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये समझने के लिए है कि 5 को 1000 से मल्टीप्लाई। वैसे आप 5 की पोजीशन डायरेक्ट लिख सकते हैं 5000। इसी तरह से 3 का क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 0, तो 30,000। तो
तो इस तरह से किसी संख्या में प्रत्येक अंक का उस स्थान पर जो मान होगा वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। क्लियर? अब जरा एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ 4068। तो इकाई की जगह पे कौन सा अंक है? 8, दहाई पे 6, सैकड़े पे 0 और हजार पे 4। तो देखिए इकाई 8 यानी 8 इंटू 1 बराबर 8 हो गया। 6 तो 6 दहाई के स्थान पे यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60। 0 सैकड़े के स्थान पे 100 से मल्टीप्लाएंगे तो 0 में किसी का भी गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। तो ये 0 0 0 ही रहेगा। और 4 गुणे 1000 तो कितना हो गया? 4000। यानी इस संख्या में 4 का स्थानीय मान कितना है? 4000 है। 6 का स्थानीय मान कितना है? 60 है। समझ में आ रही बात आपको? तो किसी संख्या में उस अंक का उस स्थान पर जो मान होता है वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरे एग्जाम्पल 25723। 25723 में इकाई के स्थान पर 3 है तो ये हमारा इकाई वैल्यू हो गई। दहाई पे 2 है तो 20 हो गया। सैकड़े पे 7 है 700 हो गया। 1000 पे 5 है तो 5000 हो गया। और 10,000 पे 2 है तो ये 20,000 हो गया। क्लियर? 10 इंटू 1000 कर देंगे, 2 इंटू 1000 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया? 2 इंटू 10,000 सॉरी, तो ये 20,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या में उस अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इसी तरह से कुछ अंक लेकर आप अपने आप स्थानीय मान का अभ्यास करेंगे। 2 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए इस सवाल में जो उदाहरण 3 है हमारा, इसमें पहले वाले दूसरे अंक का यानी इस 2 का स्थानीय मान इस 2 का स्थानीय मान 20 है और इस 2 का स्थानीय मान 20,000 है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा कि 2 के स्थानीय मानों का अंतर। तो इस संख्या में 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो अंतर का मतलब क्या हुआ? घटाना। यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को आप घटा सकते हैं। तो ऐसे में आप इसको 20,000 में से 2 को घटा दीजिए। तो 20,000 में से 2 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 20,000 में से 2 को घटा दीजिए तो 10 में 2 गया 8, 9 9 9 और यहाँ 1 बचा यानी 19,998। क्लियर? तो अगर अंतर की बात करता है तो आपको घटा देना है, और अगर जोड़ का बात करता है अंक के 2 के स्थानीय मानों का योग बताइए तो 2 के जो दोनों स्थानीय मान हैं उनको जोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपका 20,002। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या एंटीसीडेंट नंबर। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब है किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या में से एक घटा देते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, 97 की पूर्ववर्ती संख्या। तो 97 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 97 में एक माइनस कर दीजिए, क्या बचा? 96। इसी तरह 80 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 80 ऋण 1, 79। तो किसी भी संख्या का अगर हमको पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो उस संख्या में से एक कम कर देंगे, यानी उस संख्या के ठीक पहले वाली जो संख्या होगी वो हमारी पूर्ववर्ती संख्या होती है। इसी तरह देखिए अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। तो जस्ट पूर्ववर्ती संख्या का उल्टा। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या को अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। उदाहरण देखिए 69 यानी 69 की अनुवर्ती संख्या क्या है? तो 69 के बाद की संख्या। तो 69 के बाद गिनती में क्या आता है? 70। तो 69 में एक जोड़ दीजिए, 69 में एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 70। तो 70 हमारी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या हो गई। इसी तरह 90 की अनुवर्ती संख्या। तो 90 के बाद हम गिनती में क्या गिनते हैं? 91। तो अनुवर्ती संख्या क्या हो गई? 91। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या यानी किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या, और अनुवर्ती संख्या उस संख्या के ठीक बाद वाली संख्या। अब दो तरह की संख्याएं अगर आपको दी हो तो उसकी तुलना कैसे करेंगे? तो संख्याओं की तुलना करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस चिन्ह में जिधर की तरफ
ये चिन्ह चौड़ा होता है, उधर हम हमेशा बड़ी संख्या का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर ये दो चिन्ह मिला होता है या जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिली होती हैं, उसको वहाँ पर हम छोटी संख्या का यूज़ करते हैं। और इसको बोलते क्या है, ग्रेटर देन, यानी दिस संख्या इज ग्रेटर देन दिस संख्या, ये संख्या इस संख्या से बड़ी है। इसी तरह से अगर हम चिन्ह इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या इधर रहेगी, छोटी संख्या इधर रहेगी, और हम क्या कहेंगे कि दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर, यानी पहले वाली संख्या बाद वाली संख्या से छोटी है। तो संख्याओं की तुलना करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए 17 और 25। तो 17 और 25 में बड़ी संख्या कौन सी है, 25। तो ये जो चिन्ह है इसमें खुला हुआ हिस्सा, इसका मुंह किस तरफ खोलेंगे, 25 की तरफ, और हम क्या कहेंगे कि 17 25 से छोटी है, अर्थात 17 संख्या 25 से छोटी है। इसी तरह 97 और 79 में, तो हमें पता है कि 97 बड़ा होता है, 79 कम होता है, तो 97 इज ग्रेटर देन 79, अर्थात 97 संख्या 79 से बड़ी है। क्लियर। तो अब बड़ी और छोटी संख्या की कंपैरिजन करने के लिए हम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन। उदाहरण देखिए, क्रमागत संख्याएं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, क्रमागत संख्याएं। तो क्रम धन आगत, यानी क्रम से आने वाली संख्या, एक के बाद एक आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। एक के बाद एक क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, 101 है कोई संख्या, तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 102, फिर 103, फिर 104, फिर 105, कॉन्सिक्वेंटली 6, 7, 8 एट्सेट्रा। इसी तरह देखिए 67 के बाद क्या आएगा, 68, 69, 70, 71। लेकिन अगर हम मान लीजिए संख्या गिन रहे हैं कि 15, 16, 17 और उसके बाद 20 कर दें, तो क्या ये क्रम से आने वाली संख्या कहलाएंगी, ये क्रम से आने वाली संख्याएं नहीं कहलाएंगी। तो क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या के बाद, यानी एक के बाद एक क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। ठीक है। तो अब इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। इस चैप्टर में हमने जो जो बातें आपसे डिस्कस की हैं, आपसे चर्चा की है, उसको आप 1, 2 बार 3 बार देखिए, समझिए। ठीक है। और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करिए। अगले कुछ वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस आंसर को, यानी प्रश्नावली को भी डिस्कस करेंगे बाद में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो और आपको समझने में आसानी हुई हो, आपको लगे, और अगर इसमें कोई सजेशन हो कि नहीं सर इसको ऐसे बनाइए और थोड़ा सा, क्योंकि आगे हम एक्टिविटी के माध्यम से भी कुछ वीडियोस डालेंगे, आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।